Go. आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। पंचायत चुनाव आ रहा है और पिछले पंचायत चुनाव में हमें कैसे जीत हासिल करनी है। दूसरा, एक वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, तो मैं समझता हूं कि उस पर भी माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों के लिए दिशा निर्देश देंगे। तो साथियों, तमाम कार्यकर्ताओं में जो जोश इधर दिखाई दे रहा है, तमाम दूर से 400 से 500 किलोमीटर दूर से चल कर के तमाम पार्टी के पदाधिकारी इधर आए हैं, अपना अपना सुझाव दिया है पार्टी को कैसे हमें जीत हासिल करनी है। तो चूँकि जो पंचायत चुनाव होता है वो पंचायत चुनाव आपके सिंबल पर नहीं होगा, आप अपने समर्थन से अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेंगे। यहाँ अपने जितने पदाधिकारी हैं वो शहर के हैं या गांव के हैं, वो लगातार अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ाने का काम उस विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति करेगा जहाँ पंचायती चुनाव होना है। उसे जिलाध्यक्ष कंट्रोल करेगा, जिलाध्यक्ष को मंडल और मंडल के बाद प्रदेश कार्यकारी के। ऐसा ना हो कि लोग पद लेने के बाद अपने घर पर बैठ जाते हैं, अपने अपने पद को गरिमा के साथ अगर कोई प्रदेश कार्यकारी का सदस्य है। लेकिन चुनाव में नई पार्टियों को दिक्कत ये आ जाती है कि हर जगह से आपको प्रत्याशी नहीं मिलते। जहाँ आपका बहुमत होगा वहाँ आपको प्रत्याशी मिलेंगे, और जहाँ बहुमत नहीं है वहाँ ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिलेगा। इधर मायावती को देखें तो उन्हें जब प्रत्याशी मिलता है तो वो पैसे लेती हैं और एक एक सीट पर 10-10, 20-20 लोग टिकट मांगते हैं, और आप तमाम आपके लिए ऐसे क्षेत्र होंगे कि जहाँ प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिलेगा, आप उनका पैसा देंगे तब भी लोग लड़ने को तैयार नहीं होंगे। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी ये कहना चाहूँगा कि जिन विधानसभाओं में और जिन जनपदों में हम मजबूत हैं उन पर अधिक हमें फोकस करना चाहिए। वहाँ के जिलाध्यक्ष को, वहाँ के अन्य पदाधिकारियों को हमें सक्रिय करना होगा। लगातार उन क्षेत्रों में अपने वरिष्ठ नेताओं का दौरा करना होगा ताकि उनमें ऊर्जा बनी रहे और वहाँ से वो लोगों से लगातार जुड़ते रहें। एक और जैसा कि पार्टी की विचारधारा है, लोग कह तो आसानी से देते हैं, लेकिन विचारधारा क्या है ये विचारधारा पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता नहीं होती है, तो वो जनता को कैसे अपने साथ जोड़ने का काम है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज पदाधिकारियों को ये और गट्स दे दिए जाएं, ये और पॉइंट दे दिए जाएं कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों को किस आधार पर अपने से जोड़ने का काम करेंगे। हमारी पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में ये कार्यकर्ता अगर लोगों को नहीं बता पाएंगे तो लोग जो आपकी पार्टी से आसानी से नहीं जुड़ेंगे, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। दूसरा एक चीज़ है कि निवेदन आपसे, क्योंकि यहाँ तक चल के जितने लोग आए हैं वो सभी चिंतावान लोग हैं और जागरूक लोग हैं, और जो जागरूक लोग होते हैं वही अपना घर छोड़ करके बाहर जाते हैं। बाकी जितने लोग घर में बैठे हैं, जो टीवी भी नहीं देखते हैं, और तमाम ऐसा मजबूत वर्ग है इस वर्ष के अंदर कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी मेहनत करता है, शाम को थका हारा सो जाता है, उसे नहीं पता कि इस देश में क्या हो रहा है। चुनाव जब आता है, वोट देने की बारी होती है, तब वो यही देखता है कि 3-4 दिन से हमारी सेवा में कौन लगा है। वो लास्ट के 3-4 दिन गिनता है और उसी 3-4 दिन को देखते हुए अपनी वोट, तो कोई पैसे के खर्चे के आधार पर दे देता है, कोई शराब के आधार पर दे देता है, कोई महीने 15 दिन पहले जवान किसी को दे देता है, उस जवान के आधार पर अपनी वोट का महत्व तो हमारा व्यक्ति नहीं जानता है। स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी का गठन इस देश में क्रांति लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए किया गया है। क्रांति का मतलब आप समझते हैं कि जब विदेशियों का राज इस देश पर था तब एक क्रांति आई थी, और उस क्रांति के बाद आपका देश आजाद हुआ था। आज देशी अंग्रेज इस देश को चारों तरफ से नोच रहे हैं, वो झूठ के साए में जी रहे हैं
उन्हें सच नहीं मालूम कि इस देश में हो क्या रहा है। क्योंकि आज का जो मीडिया है, जिसे चौथा स्तंभ बोला जाता है, वो मीडिया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी है वो उसके प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है। जबकि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार के साथ मीडिया ने बैठ करके काम किया हो, सरकार का प्रचार प्रसार करने का काम किया हो। हमेशा मीडिया का काम रहता था सरकार की आलोचना करना, सरकार की खिंचाई करना, ताकि सरकार तानाशाही ना हो जाए, लाइन पर बनी रहे और जनता के जनार्दन के काम करती है। लेकिन इस बार जो मीडिया ने किया है, वो मीडिया ने केवल पार्टी का और सरकार का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा ले रखा है। इसलिए मीडिया से और टीवी से और अखबार से आप उम्मीद ना रखें। जैसा कि हमारे बीच में एक पत्रकार महोदय आए, कोई व्यक्ति आपके बीच में बैठा है, आपको ये चीज़ समझनी होगी और उसी तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने अगर पार्टी को बनाया है तो केवल शेड्यूल कास्ट के ही विकास के लिए बनाया है। आपका नारा अगर ये रहेगा कि देश के जो दबे कुचले लोग हैं, जो 85 से 90% लोग हैं, जिनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये अधिकार आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं, वो सारे अधिकार दिलाने के लिए स्वतंत्र जनता राज पार्टी को बनाया गया है। और आज की सरकारें आगे से आप क्या कर रही हैं, ये चीज़ आपको बतानी होगी जनता के बीच में जाके। तो ये देश जब गुलाम हुआ था, ये बताना होगा जनता को, ये देश जब गुलाम हुआ था तब इस देश में रजवाड़े थे और सामंतवादी व्यवस्था थी। चंद लोगों को लड़ने और युद्ध करने का अधिकार था और उन लोगों पर मुगलों ने विजय हासिल की और देश गुलाम हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी चंद उन्हीं सामंतवादी और रजवाड़ों पर कब्जा किया। पब्लिक पहले राजाओं की गुलाम थी, फिर मुगलों की हुई और मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों की गुलाम हुई। अगर सामंतवादी व्यवस्था नहीं होती, लोकतंत्र होता, तो किसी की हिम्मत न थी कि भारत कभी गुलाम होता। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष के अंदर है और उस लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करके, उसे तोड़ के, उसे नष्ट करके सामंतवादी व्यवस्था पुनः इधर स्थापित की जा रही है और वो सामंतवादी व्यवस्था निजीकरण के द्वारा आ रही है। मोदी ने साफ कह दिया है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर है, उन सारे पब्लिक सेक्टरों को हम प्राइवेट लोगों को दे देंगे, क्योंकि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है जन कल्याण करना। साथियों, इस तरीके से इस जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। अगर सरकार के हाथ में शिक्षा भी नहीं होगी तो क्या प्राइवेट लोगों से सरकार भीख मांगेगी कि इन गरीबों को आप अपने स्कूल में एडमिशन दें? तो सरकार ये चाहती है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की धन और धरती आ जाए। आपकी जुडिशरी पे उनका पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है, आपके मीडिया पे उनका पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है और शिक्षक संस्थानों पे उनका कब्जा हो चुका है। कोई जगह ऐसी बची नहीं है। आज इस देश में जो शासन है, अब केवल जो रह गया है वो ये चाहते हैं कि इस देश की धन और धरती है और जो व्यापार है वो चंद गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाए और उनसे हम चंदा करके इस देश को बार बार चुनाव जीतते बन। तो साथियों, ये चीज पब्लिक को बतानी होगी कि अगर चंद लोगों के हाथ में धनदौलती और व्यापार और सारी एजेंसियां अगर आ गई, तो जिस सरकारी सर्विस के तहत और बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की थी कि जो हजारों साल से दबे कुचले लोग हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वो आरक्षण को समाप्त करने के लिए निजीकरण का काम किया जा रहा है। तो अपने लोगों को ये भी बताना है, जो तमाम चीज़ें हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, मैं लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सभी साथियों से निवेदन है कि जिस ऊर्जा के साथ जितने लोग इधर लगे हैं और जो लोग नहीं आए हैं, आप ये ना सोचें कि वो लोग घर बैठे हैं अपनी जनपद में हैं, इधर नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं तो वहाँ काम कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूँगा कि लखनऊ मीटिंग आपकी 2 हो चुकी है, इसके बाद मंडल वाइज आप मीटिंगें लगाएं, क्योंकि मंडल में 4 से 5 जनपद होते हैं और वो 60 से 70 किलोमीटर दूर तक रहता है और वहाँ आसानी से हमारे कार्यकर्ता मंडल में पहुँच सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितनी मीटिंगों में पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचे, बाकी जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय अन्य पदाधिकारियों को सौंपें, वो उनका नज़दीकी मंडल है
वहाँ जाकर के मुख्य अतिथि के रूप में वो वहाँ पर मीटिंग करें। प्रदेश के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो जिन जनपदों में रहते हैं, जितने मंडल उनके नज़दीक हैं, उन मंडलों में उनको सौंपें और आपके जो 18 मंडल हैं इनको बांट दें पदाधिकारियों में और जिम्मेदारी के साथ सभी मंडलों में जल्द से जल्द मीटिंग हो जानी चाहिए। और जिस तरीके से अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों की कमेटी इधर बन के आई है, तो आप ये भी काम अभी बांट दें कि मंडल अध्यक्ष को हर जिले में जाकर के मीटिंग और जल्द से जल्द लेंगे। साथ में उनके साथ जो प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी उनके चारों जनपदों में होंगे वो उसके राज्य के और मंडल अध्यक्ष के साथ होंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जनता, जय